डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा द्वारा सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 10 मार्च 2023 को आयोजित होने वाले युवा संवाद कार्यक्रम से पहले 9 मार्च 2023 को युवा संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं का स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उत्कृष्ट 5 छात्र छात्राओं का चयन किया गया जो 10 मार्च को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रस्तुति दे सकें तथा 5 छात्र छात्राओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय को भी छांटा जा सके और उन्हें सम्मानित किया जा सके। कार्यक्रम में पीआरडी, आरडी, एनआईसी में विश्वविद्यालय आगरा की तरफ से प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया। संवाद कार्यक्रम में 15 अगस्त 2022 को लाल किला की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंच प्रण को सम्मिलित करने के लिए भी कहा गया। कार्यक्रम में कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को आमंत्रित किया गया है। पहले मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य कक्ष की तरफ जाना है। उन्हें पीआरडी तथा आरडी परेज के छात्र छात्रा प्राचार्य कक्ष के सामने की गैलरी में दोनों तरफ सलामी देने के लिए लगे हुए हैं। अरे, पुलिस की गाड़ी हूटर बजाती हुई तेजी से आकर रुकी है। उसके पीछे 2 और गाड़ियां रुकी हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना के निदेशक डॉक्टर अशोक श्रोती, विश्वविद्यालय कार्यक्रम समन्वयक रामवीर सिंह चौहान तथा कुछ वॉलेंटियर तेजी से मध्य में रुकी गाड़ी की तरफ दौड़ रहे हैं। निदेशक महोदय तथा कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रामवीर सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ भेंट किया है। प्राचार्य कक्ष के सामने की गैलरी में बेसब्री से इंतजार कर रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने मुख्य अतिथि को सलामी देकर स्वागत किया है और प्राचार्य कक्ष में प्रवेश कर गए हैं। अरे, 2 मिनट बाद ही प्राचार्य कक्ष से रुकने के बाद मुख्य अतिथि कार्यक्रम स्थल की तरफ प्राचार्य सेंट जॉन्स कॉलेज तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बढ़ रहे हैं। कितना मनमोहक दृश्य है। एनएसएस की एक छात्रा सभी अतिथियों को आगे लीड कर रही है और कदम ताल एक लय में बढ़ाते हुए आगे सभी गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्य स्टेज पर बैठने से पहले ही मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सरस्वती चित्र पर दीप प्रज्वलित किया है तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी पर मुख्य अतिथि ने पुष्पमाला अर्पित की है। मीडियाकर्मी भी ऐसे पलों को कैद करना चाहते हैं, इसलिए वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा चित्र लेने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। मुख्य गणमान्य व्यक्ति स्टेज पर बैठ चुके हैं और शीघ्रता से ही स्वागत की श्रृंखला को पूरा कर दिया है। इसे संदेश है कि मंत्री महोदय को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद कहीं जाना है। मुख्य अतिथि तो उद्बोधन के लिए स्टेज पर आ चुके हैं। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री द्वारा बताए पंचप्रण विकसित भारत के लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता। मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि कृषकों की सबसे बड़ी पूंजी उनकी औलाद है, इसलिए उनको इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्रों में तैयारी करने के लिए प्रारंभ से ही गणित तथा अंग्रेजी की कोचिंग प्रदान करनी है। इसमें अपनी पूंजी को अधिक से अधिक यदि वो खर्च करेंगे तो उनकी औलादें अच्छे पदों पर अवश्य पहुंचेंगी। मुख्य अतिथि महोदय को कहीं जाना है, इसलिए बिना प्रस्तुतियों को देखे ही मुख्य अतिथि महोदय चल दिए हैं, इसलिए छात्र छात्राओं में थोड़ी निराशा भी है। अब बारी आ गई है युवा संवाद की, जिसमें पूर्वी चौहान, वंश शर्मा, सौम्या सिंह, शुभम पाठक तथा राजकीय महाविद्यालय माठ से दिव्या अपने वक्तव्य तथा अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए लालायित हैं। वे एक एक क्रम में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय माठ मथुरा की छात्रा दिव्या के विचार। सोने की चिड़िया बनकर उभर सकेगा। एक ऐसा देश होगा जहां बेरोजगारी, बाल श्रम, मजदूरी जैसी समस्याओं का नामो निशान नहीं होगा। एक ऐसा देश हो जहां महिला घर से अकेले निकलने में डरे ना, घर से लेकर सड़क, कार्यालय तथा अन्य स्थानों पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। महोदय, एक ऐसा देश हो जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महिला सशक्तिकरण जैसे अभियानों की आवश्यकता ही ना हो। प्रिय निदेशक डॉक्टर अशोक श्रोती को सुनने के लिए छात्र छात्रा लालायित हैं। उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा है पंचप्रण देश के युवाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए अगले 25 ईयर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा जी ने अपने उद्बोधन
उन्होंने कहा है कि पंचकोण युवाओं के विकास तथा उनकी सोच के में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रामवीर सिंह चौहान ने भी पंचकोण पर प्रकाश डाला है। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 बड़े संकल्प लिए। सबसे पहला तो विकसित भारत, दूसरा गुलामी के छोटे से छोटे अंश से मुक्ति पानी होगी, तीसरा उन्होंने युवा कहा संवाद कि हमें कार्यक्रम में अपनी विरासत पर अपने गर्व विचार करना होगा, पूर्वी चौथा, चौहान, भारत के प्रत्येक दिलीप, नागरिक, प्रत्येक वंश शर्मा, सौम्या सिंह, एकजुटता का शुभम भाव हो। पाठक तथा पांचवा, दिव्या ने अंतिम प्रश्न रखे। मैंने यह दिलाया कि नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। यदि सरकार उन्हें अनाज वितरित करती है तो प्रत्येक नागरिक का यह फर्ज बनता है कि उस अनाज का सदुपयोग करे, न कि दुरुपयोग। अब मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के विश्वासों का भारत है, सिख बौद्ध और जैनियों की आस्था का भारत है, केवल धर्म विशेष का नहीं, यह सब धर्मों का भारत है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का एक स्वरूपीय भारत है, और अब किसी का गुलाम नहीं, यह सोन चिड़ैया भारत है, 1600 वाला नहीं, यह 47 वाला भारत है, यह 47 वाला भारत है। जय हिंद, जय भारत। पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक यह देव निर्मित भूमि है जिसे हम भारत कहते हैं। सभी को मेरा सभी नमस्कार। मैं वंश शर्मा, कला स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र और राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना का एक स्वयंसेवक आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु, और मेरा विषय है भारत 2047। साथियों, भविष्य खुली बाहों से का स्वागत करता है जिनके सपनों में शक्ति होती है। हम युवा अपनी आंखों में अनेकों सपने लिए चलते हैं। उन अनेकों सपनों में से एक सपना मेरा भी है कि मेरे प्यारे भारत को 2047 तक पुनः विश्व गुरु बनते हुए देखने का सपना। पुनः विश्व गुरु बनने के लिए हमारा भारत आज उस आर्थिक स्थिति में खड़ा हुआ है कि हमारे भारत के पास 3.09 खरब डॉलर की आर्थिक शक्ति है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2047 तक हम इस आंकड़े को 17.05 खरब डॉलर के पार ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, हम अमीरी और गरीबी के बीच की खाइयों को पाटते हुए सतत विकास को प्राप्त करेंगे। हमारा 2047 का भारत मुक्त होगा भ्रष्टाचार से, उग्रवाद से, संप्रवाद से और आपसी मतभेद से, लिंग भेदों से और धार्मिक कट्टरपंथियों से। 2047 का भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगा, और बल्कि वह एक सुगम संगम होगा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, एकीकरण और सद्भावना। इन सपनों को धरातल पर लाने के लिए हम युवाओं को अपने जीवन रूपी रथ को राष्ट्र निर्माण की ओर मुड़ना पड़ेगा, और इन कल्पनाओं को सफल करने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बड़े सूक्ष्म रूप से पंच प्राण के अंदर आगे का मार्गदर्शन दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों कि अगर हम युवा दृढ़ निश्चय के साथ, एकाग्रचित मन के साथ अपने कर्म के पथ पर अगर अग्रसर रहेंगे और राष्ट्र निर्माण की ओर अपने रथ को मोड़ देंगे, तो हमारे प्यारे भारत को पुनः विश्व गुरु बनने से कोई शक्ति नहीं हो पाएगी, कोई शक्ति नहीं हो पाएगी। इस सपने को साकार करने के लिए सर्वप्रथम हमें हर उस बेड़ी को पिघलाना होगा जो हमें परतंत्रता के अंदर बांधती है। हमें हर उस बेड़ी को पिघलाना होगा जो हमें इस परतंत्रता का एहसास दिलाती है कि हम भारत किसी से कम हैं। हमें करना होगा विजय तिलक अपने गौरवान्वित इतिहास से, महाराणा की तलवार से, भगत की करतार से। हमें करना होगा विजय तिलक चाणक्य की नीति से, कृष्ण के प्यार से। और मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों कि अगर हम युवा अपने चरित्र उच्च रखते हुए हमारे राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर रहेंगे, तो 2047 का भारत मुझे मेरी आंखों के सामने दिखाई देगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप मुझे 100 युवा दीजिए और मैं देश बदल दूंगा। मित्रों, उन 100 युवाओं में मैं आपको और अपने आप को देखता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम एकाग्रचित मन के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2047 का जो भारत है
का एक सपने के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाए। मैं कहना चाहूंगा कि जो शक्ति हम युवाओं में है, अगर हम उसका सही तरीके से उपयोग करें और उसको हमारे राष्ट्र निर्माण की और देश कल्याण की ओर हम झोंक दें, तो वाकई में 2047 का भारत सपनों का भारत होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। बुलाना चाहूंगी जागृति चौहान को कि वे किस तरह देश के युवाओं को जागृत करना चाहती है। भारत को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए हम सदियों का ज्ञान अंधेरा जहां न शेष रहेगा, धर्म जातियों के मतभेदों का जहां न कलेश रहेगा, लाभ मिलेगा जहां सभी को वीरों के बलिदान का। मैं तो देख रही हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान, मैं तो देख रही हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान का। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं जागृति चौहान आज आप सभी के समक्ष भारत 2047 विषय पर बोलना चाहती हूँ। परंतु 2047 ही क्यों? स्मरण कराने की आवश्यकता तो नहीं कि 2047 में देश को आजादी मिले 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और समय का यह सफर अमृत काल कहलाएगा। 2047 में मेरी दृष्टि का भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जो भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण की समस्याओं से दूर होगा, जहां नारी सशक्त होगी, सुरक्षित होगी और साथ ही जहां महिलाओं के विकास से कई ऊपर महिलाएं विकास का नेतृत्व करेंगी। भारत एक ऐसा देश होगा जहां जाति, रंग, लिंग, सामाजिक या आर्थिक स्थिति और नस्ल का कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां पर्यावरण के बचाव को ध्यान में रखते हुए सतत विकास होगा। जी हाँ, 2047 वो समय होगा जब भारत फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। एक बार फिर जब भारत की सभ्यता का डंका चारों ओर बजेगा। अटल जी कहते थे, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। और आज हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, हमने आजादी के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कहते हैं, युवा शक्ति समाजस्य कुशल वास्तुकारा, राष्ट्रीय सभा युवा अस्ति, जिसका अर्थ है युवा समाज का निर्माता अथवा युवा ही आने वाला कल है। और यह कहना गलत भी नहीं कि युवा शक्ति के समर्थन से वह दिन भी दूर नहीं जब स्वामी विवेकानंद जी का सपना सच होगा और भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में पंचप्राण के संकल्प का आगमन किया, जिसमें पहला प्रण और सबसे बड़ा प्रण है विकसित भारत, दूसरा प्रण मानसिक गुलामी से आजादी, तीसरा प्रण अपनी विरासत के प्रति गर्व, क्योंकि यही विरासत है जिसने भारत को कभी स्वर्णिम काल दिया था, चौथा प्रण एकता और एकजुटता अथवा पांचवा प्रण नागरिकों का कर्तव्य, जिसकी सहायता से 2047 का भारत वो भारत होगा जो संप्रभु हो, जो सर्वावलंबी हो, जहाँ समतामूलक समाज हो, जहाँ स्वदेशी का बोलबाला हो और सबसे ऊपर एक ऐसा राष्ट्र जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होते हुए लगातार विश्व गुरु के मार्ग पर आगे बढ़ा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए चंद पंक्तियां बोलना चाहूंगी। उठे भी हम जो सो रहे, अब उन्हें झिझोड़ दे, नवीन क्रांति स्वदेश को नवीन मोड़ दे, देश के चरित्र को पवित्रता से जोड़ दे, न भूले भारतीयता न छोड़े मानवीयता, न भूले भारतीयता न छोड़े मानवीयता, विवेक से अनेकता में एकता जोड़ दे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। India will become a developed nation. At the end, I only want to say that I dreamed of a Bharatvarsh 2047
kindly come and share his views about the contribution of youth for growth and progress of India. मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है और मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूप गंगा मेरी मां है। सुप्रभात, मैं शुभम पाठक, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयं सेवक, आज के विषय 2047 के भारत पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। There is no country more diverse than India. रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब दुनिया की और सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत की सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। परंतु भारत की इस महान महिमा के बाद भी विदेशी ताकतों ने भारत पर आक्रमण कर 1000 वर्षों तक शासन किया और भारत की आत्मा को बदलने की कोशिश की। पर यह दौर भी गुजर गया और भारत फिर खड़ा हुआ और 15 अगस्त सन 1947 की वो तारीख जब भारत ने अपनी आजादी की पहली सांस ली और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका। इस आजादी को मैं कुछ पंक्तियों में आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि झुक झुक कर खड़ा हुआ, फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। और इसी तरह आने वाले समय में भारत को कोई देश नहीं रोक पाया और आज भारत अपने आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत काल का उत्सव मना रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसने अपने ही ऊपर शासन करने वाले देश ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। परंतु मेरा यह मानना है कि हमने अभी भारत की असल शक्ति को अनलॉक नहीं किया है। पिछली औद्योगिक क्रांतियों ने मनुष्य के जीवन को उत्कृष्ट तो बनाया, परंतु इसका खामियाजा हमारे वातावरण को चुकाना पड़ा है। 2047 के मिशन को साकार करने के लिए हमें समृद्ध, स्वस्थ, हरा, नीला और नए भारत का लक्ष्य रखना होगा। इसी उपलक्ष्य में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत, गुलामी की सोच से आजाद भारत, विरासत पर गर्व, एकता एकजुटता और नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के पालन जैसे 5 प्रणों का मंत्र दिया। खैर, बिना किसी कर्म के एक सपना कागजी शेर की तरह होता है। इसीलिए हमें नए भारत का खाका तैयार करना होगा और भारत के लोगों के अंदर एक जोश भरना होगा। मेरे दृश्य में विश्व आर्थिक मंच की तरह भारत के द्वारा किए जा रहे अनेक प्रयासों को एक जगह लाने के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी फोरम यानी GTF जैसे गैर लाभकारी संगठनों की स्थापना करनी चाहिए, जो कि भारत के नागरिकों द्वारा किए जा रहे बिखरे हुए प्रयासों को एक जगह केंद्रित करेगा और भारत के 2047 के मिशन के लिए एक नाविक की तरह साबित होगा। तो GTF भारत के लोगों के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करेगा। हमें अब 5वीं, 6वीं और 7वीं औद्योगिक क्रांति की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना होगा। अपने विचारों को यही विराम देते हुए मैं कुछ पंक्तियों में नए भारत को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे सीने में हवन कुंड सी चिंगारी है, टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, आपको दहकने और चमकने की तैयारी है। नोट कर लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी तो 20वीं अमेरिका की और 21वीं हमारी है। धन्यवाद। Developing to develop is the journey of nation. I to me and my to our is the key of Mission 2047. A very good afternoon to everyone present here. This is Purvi Chauhan and today I am going to speak on the topic India in 2047. Many decades ago, Swami Vivekananda had said, a brave, frank, clean-hearted, courageous and
every woman is set. आइए सुनते हैं डॉक्टर अशोक श्रुति सर को, रीजनल डायरेक्टर NSS लखनऊ एंड उत्तराखंड। रुचिका शर्मा जी, सेंट जॉन कॉलेज के सम्मानित प्रोग्राम ऑफिसर, मथुरा से पधारे कांट से श्री दीनदयाल जी मिश्रा जी, दो बहन अमरनाथ कॉलेज से पधारी हैं मथुरा से, उनका भी स्वागत। और सम्मानित स्वयंसेवक जिनमें विशेषकर मोहित जी, रोशन जी, चार, तानिया जी और ये तमाम ऐसे वॉलंटियर जो अभी क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं RD के माध्यम से, प्री-RD और NIC के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, विषय का मूल आधार है 47 में भारत कैसा होगा, और उस आधार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल में 75 में जब हम अमृतकाल मना रहे हैं और जब हम 100वें वर्ष को मनाएंगे, उसके लिए हमारे टारगेट क्या होंगे, क्या पंचप्राण माननीय प्रधानमंत्री जी के ही है या हिंदुस्तान के आम आदमी के? यदि ये पंचप्राण आम आदमी के बन जाए तो मुझे लगता है कि 47 आते आते हम बहुत बड़ी तरक्की के पायदानों को प्राप्त कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो केवल एक विचार दिया है, उसे जमीन पर युवाओं तक ले जाने का काम युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय को करना है, आम आदमी का विचार बनाना है, आम आदमी का प्रण बनाना है, और इसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। जैसा कि आपको विदित है कि पंचप्रणों में सबसे पहला एक विषय लिया गया है कि विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब है कि देश का हर नागरिक सर पे छत हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, भोजन हो, हेल्थ हो, ये तमाम सुविधाओं से भरपूर हो, और जब व्यक्ति चाहे जो भी तरक्की करना चाहता है उसे तरक्की के समान अवसर मिले। ऐसे वातावरण का निर्माण हिंदुस्तान के अंतर्गत करना है, ऐसे विकसित भारत का निर्माण करना है जिस विकसित भारत में समस्याएं कम हो, समाधान अधिक हो, और हम संसाधनों के साथ इस नौजवान पीढ़ी को मानव संसाधन के रूप में विकसित कर सकते। क्योंकि संसाधन हमारे पास में, लोग कहते हैं कि हमारी आबादी बहुत है, लेकिन मुझे लगता है आबादी नहीं, कि हमारी अपॉर्चुनिटीज बहुत है, हमारे पास में संसाधन है, और इस मानव संसाधन का सदुपयोग करते हुए हम आने वाले समय में विश्व गुरु होने की ओर अग्रसर होंगे। दूसरा सबसे बड़ा काम गुलामी के अंशों से मुक्ति प्राप्त करना। कोई भी धावक जब तेज दौड़ लगाना चाहता है, कोई भी स्मार्ट प्लेयर जब खेलना चाहता है, अगर उसे हार का भय एक रत्ती भर भी आ जाता है तो वो कदापि नहीं जीत सकता। क्योंकि मन में वो भाव पैदा होते ही उसे लगता है कि मैं ये प्रतियोगिता जीत नहीं पाऊंगा, और हार और जीत के प्रति एक संकल्प का अंतर है मात्र कि मैं जीत सकता हूं या मैं दौड़ सकता हूं। आपने देखा होगा कि कुछ हार मेरी बात से सहमत होगा कि ये उस जिंदगी को भी जी रहा है। कुछ बच्चे जिम जाते हैं, और जिम जाने के साथ में पहले दिन, 1 महीने में, 2 महीने में वो शीशे के सामने देखते हैं कि मेरा शरीर मजबूत होता जा रहा है। ऐसा लगता है उसको, ये इंटरनल फीलिंग होती है, जबकि ना तो शरीर का वजन बढ़ रहा है और ना ही कोई मांसपेशियां एकदम अलग हुई है, लेकिन उसके शरीर में एक अंतर होता है कि वो एक अच्छा काम करता है तो शरीर में थकान होती है, दर्द होता है, मांसपेशियां फैलने लगती है, और उसे एहसास होता है कि मैं अब स्मार्ट बन गया। कॉलेज लाइफ में जब हम पढ़ते थे तो जाते थे तो बाल 4 या 5 बार जरूर बनाते थे, क्यों भाई कॉलेज में अच्छा बनने करने का है, कॉलर सही करके जाने का है, इंटरव्यू देने के लिए जाते। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने आप पर आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, अपने आप को ऐसी चीजों से विमुक्त करने की जरूरत है जहां हमारे पैर को खींचने वाला कोई नहीं होता। लाखों रुपए की वोल्वो बस होती है, एक छोटी सी कील उसे पंचर कर देती है। आप समझ सकते हैं, अगर गुलामी का छोटा सा आवेश आपके जीवन में है तो वो आपकी उस तरक्की को रोक देता है। इसके 2-4 दृष्टांत नहीं देना चाहिए, एक दृष्टांत मैं बात करूं। अमेरिका में आप देखेंगे कि अमेरिका भी ईसाई कंट्री है, ब्रिटिश ने उन पे राज किया, वो भी ईसाई कंट्री है, मतभेद अलग है, लेकिन उन्होंने अपने गुलामी के अवशेषों को पूर्णतः समाप्त किया। और पूर्णतः समाप्त में आप देखेंगे हम अपना बटन से दबाते हैं तो नीचे की तरफ ऑन होगा और ऑफ होगा ऊपर, जबकि उनके यहाँ बिल्कुल उल्टा है। उनके यहाँ ऊपर दबाएंगे तो बटन लाइट जल जाएगी और नीचे दबाएंगे तो बटन बंद हो जाएगा। लेफ्ट राइट हैंड ड्राइविंग जो लोग देख रहे होंगे, हिंदुस्तान में राइट हैंड ड्राइविंग का चलन है, अमेरिका में
स्टेप उठाई और उसका मूल कारण वहां की कॉलोनी जब तक वे आजादी के लिए लड़े तो उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिचिन्हों को समाप्त कर देना चाहिए जो प्रतिचिन्ह हमें एहसास कराते हैं कि हम कभी गुलाम रहे और गुलाम को कभी आजादी का अधिकार नहीं। उसकी मानसिकता गुलाम हो जाती है, उसकी संस्कृति भी गुलाम हो जाती है, उसके सोचने का तरीका गुलाम हो जाता है और जब इन सबसे वो विमुक्त हो जाता है तो वो आजाद हो जाता है। तो हमें आजादी के पलों में जिनाए अपनी विरासत को बेकार करना। भारत को समझना आज के नौजवान के लिए बहुत जरूरी है। साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, खनिज, ऐसी कोई विधा नहीं है जहां हमारे पास मिरेकल्स ना हो, जादुई चीजें ना हो जिन्हें आज कोई पा नहीं सकता। रामायण महाभारत की बात करते हैं, पुष्पक ज्ञान की बात। पुष्पक ज्ञान हम लोगों के लिए एक मिथ्या वाक्य हो सकता है, लेकिन जिन्होंने रिसर्च की उन्होंने इसका अध्ययन जरूर किया कि भारत में पुष्पक विमान की जो संरचना थी आज के विमान की संरचना से 101% मिलती है। डॉक्टरी की बात करते हैं, डॉक्टरी में बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, सर्जन बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, लेकिन भारत में एक परिकल्पना पैदा हुई जो हमारी ग्रंथों में लिखी है। गणेश जी का जो अवतार है आप देखिएगा, हाथी और मानव का जो शरीर का मेल है और उसकी सर्जरी हुई है, उसे क्या हम विमुक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुतुब मीनार के जब जाते हैं हम देखने के लिए दिल्ली में, तो कितना बड़ा पिलर है, आज तक बिना जल के खड़ा हुआ है। हम आयरन के क्षेत्र में कहाँ थे? तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमारी प्रबुद्धता बहुत ऊंची थी, सैन्य कार्य बस परिस्थितियों बस हम उन्हें भूल गए। अब हमें अपनी विरासत पे गर्व करना जरूरी है और आज हिंदुस्तान के आम नागरिक को ये भी जरूरी है कि मेरे पूर्वज कौन थे जिन्होंने मुझे ये रूप दिया है, जिनका मैं वंशज हूं, जिनके आधार पर मैं अपना जीवन जिया। एकता और अनुशासन। जब भी देश कोई तरक्की करता है, यकीन मानिएगा, जब भी कोई परिवार तरक्की करता है, कोई समुदाय तरक्की करता है, कोई जाति विशेष तरक्की करती है, तो अन्य लोग उसकी तरक्की को रोकने के उपचार तैयार करते हैं। अगर किसी परिवार को आपको नेशनल करना है तो उसके बच्चे को नशेड़ी बना दो। फ्री में सप्लाई होती है। वर्ल्ड में मैंने पहला एक कंसेप्ट देखा है कि सिगरेट कभी किसी आदमी ने पैसे से खरीद के कभी नहीं की। कोई अच्छे बच्चे ने अगर इसका शौक किया हो तो कभी पहली बार वो खरीद के पीता ही नहीं। तंबाकू भी फ्री में मिलती है। वाइन का कंसेप्ट जब भी आता है उसमें भी हमने देखा है वो फ्री में ऑफर होती है और उसके बाद हम आदी होते चले जाते हैं। और दुश्मनी का सबसे अच्छा माध्यम है, किसी के परिवार को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके बच्चे को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसे नशेड़ी बना दीजिए आप, उसका परिवार ऑटोमेटिक तरक्की की तो चली गया, वो जमीन के अंदर चला गया। तो नौजवान को ये जानने की जरूरत है कि यदि हमें तरक्की करनी है तो हमें नशा मुक्त होना ही होगा, तब हम तरक्की कर पाएंगे। इस तरक्की के लिए जरूरी है कि हमें अपने परिवार पर गर्व करना चाहिए, अपने संस्कार पे गर्व करना चाहिए। आज तक हम लोग टेक्नोलॉजी किराए पर लेते थे, टेक्नोलॉजी खरीदते थे, टेक्नोलॉजी डेवलप अमेरिका में होती थी, इस्तेमाल हम करते थे। अब दायरा बदलने वाला है, हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और बाकी 10 देशों को ट्रांसफर करेंगे, हम मालिक होंगे और हम व्यापार का नया रास्ता खड़ा करने जा रहे हैं। और उस काम में वाई कंट्री अपने आप में सबसे बड़ा एक काम करने वाला है कि विश्व में जब सारा विश्व बुजुर्ग हो जाएगा, उस वक्त 47 नहीं 2050 तक हिंदुस्तान का नौजवान रहेगा और हम नौजवान ऊर्जा वाली कंट्री रहेंगे। और उस कंट्री के लिए जरूरी होगा कि हर नौजवान एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो और उसके साथ साथ में वो बच्चा देश के लिए मानव संसाधन। आबादी कम होना या ना होना ये मिथ्या हो गई। चाइना की आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन आज वो मिथ्या है, विकास की ओर बहुत आगे निकल गई। यही कंसेप्ट हमें लेना है कि हर हाथ को काम देना है, हर हाथ का इस्तेमाल करना है, हर ब्रेन का इस्तेमाल करना है। और इस काम के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एक जागरण का काम चला रही है। एजुकेशन से मात्र काम नहीं चलने वाला, डिग्री से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमारा काम चलने वाला है हम अपने आप को पहचाने और पहचानने के बाद हम क्या कर सकते हैं इस देश से। ये सवाल पूछने की जरूरत है कि मैं इस देश के किस काम आ सकता हूं। अब वो जमाना गया कि हम किसी बॉर्डर पर जाकर युद्ध करेंगे, पर अब वो जमाना आ गया है कि हम
देश के लिए क्या कुर्बान करेंगे, कितने घंटे अपने देश को देंगे, कितना घंटे हम अपने शरीर को देंगे और कितने घंटे हम अपनी एजुकेशन को देंगे। तो आप सब लोगों ने जिस तरह हमारे आज के पांचों विद्वान विद्यार्थियों ने अपने विचार इन पॉइंटों पे रखे और कल जो स्क्रूटनी हुई सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मुझे लगता है कि मैंने तो जिस तरह दूध में थे ही देख के हम सबसे सुंदर रूप पांचों बच्चों का देखा है, उनकी बातों को सुना है, ये वाकई में अपने आप तारीफ के काबिल है। और इससे एहसास होता है कि देश पॉजिटिव सोच रहा है, नौजवान पॉजिटिव दिशा में अग्रसर हो रहा है। एक बार पुणे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का साधुवाद कि उन्होंने इस आयोजन की बागडोर को संभाला, माननीय कुलपति महोदय कुलपति जी का, जिन्होंने दायित्व तनीजा साहब को ट्रांसफर किया और रामवीर जी ने बड़ी विषम परिस्थितियों में 13 तारीख तक छुट्टी है ये कार्य संपादित किया। और सेंट जोस NSS परिवार और खासकर हमारे प्रिंसिपल साहब और मैडम पुचिका जी, आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ विषम परिस्थितियों में NSS जब काम करती है तब NSS का नाम NSS नहीं होता, NSS का नाम होता है नॉन स्टॉप सर्विस। कोई भी कार्यकाल हो, कोई भी समय हो, दिन के 12 बज रहे हो या रात के 12 बज रहे हो, हम 24 घंटे इस राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हैं। इस भाव के साथ आपने त्योहार के मद्देनजर भी एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। जय हिंद, नमस्कार। अब हम सुनने जा रहे हैं डॉक्टर रामवीर सिंह चौहान, कोऑर्डिनेटर NSS, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। भारत कैसा होगा, इस पर मेन जो युवा संवाद का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें हमारे बीच उपस्थित इस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के प्रो वाइस चांसलर और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अजय तनेजा जी, जो कि हम डॉक्टर मनोज पांडे, डॉक्टर उमा, डॉक्टर JP श्रीवास्तव जी आए थे और प्यारे जो हमारे जो मेन वॉलंटियर सीनियर वॉलंटियर जो लगातार कल परसों लगातार काम कर रहे हैं उससे बैक टू करके मोहित कुमार जो यूथ अवार्डी है, रोशन अभी एक यूथ अवार्डी ऑलरेडी हमारे पास तनीषा है जो बहुत लंबा सफर और आगे जाएगी, ऐसी तनीषा, और जो सभी प्रियारी और RD में भाग लेने वाले जो सभी विद्यार्थी, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे मानवेंद्र हो और प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे NSS के वॉलंटियर्स, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले इस NSS परिवार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत वंदन करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग बहुत शॉर्ट्स, और हम जानते हैं होली का समय था, कल ध्वजदी और होली का जो रंग है, होली का जो उत्सव है वो लगातार कई दिन तक रहता है और ऐसे में भी आप समय निकालकर हम लोगों के बीच हैं। वास्तव में ये जो कार्यक्रम है युवा संवाद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का है, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी, जो उन्होंने 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जो बात कही थी, हम लोग जब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो बहुत आगे तक का सोचते हैं। आज ही जब उन्होंने बताया 2047 का भारत कैसा होना चाहिए और उसके जो 5 प्रण हम सब लोगों ने उनके नेतृत्व में लिए हैं और 5 प्रण बच्चों ने अभी बहुत अच्छी तरह से ये तो वो बच्चे थे जो शॉर्ट लिस्टेड थे, बाकी कल भी करीब 20-25 बच्चों ने स्क्रीनिंग टेस्ट किया था, जिसमें ये 5 बच्चे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए जिन्होंने इस युवा समाज में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 5 प्रण थे उस पर भाषण किया। और 5 प्रण की उनको बताने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यही दैट इज हॉन्टिंग इन अवर हॉल। सो तो पहला हम लोग जानते हैं हमारा 2047 में भारत कैसा होना चाहिए, विकसित भारत की श्रेणी में अगर हमें लाना है, विश्व गुरु बनाना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। और जो सबसे पहला जो लक्ष्य है विकसित भारत का, दूसरा जो है जो भी गुलामी की मानसिकता है दिमाग में रहता है कि हमारे पास ये वहाँ का अच्छा है, जो हम लोग की गुलाम हमारा जो भारत है वो बहुत दिनों तक रहा है, तो बहुत सारी चीजें अभी भी दिमाग में रहती है, परंतु ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। हम लोग 2047 आज का जो भारत है वो नया भारत है, जो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति लेनी है। तीसरा वे अपनी जो विरासत है, अपनी जो चीजें हैं उन पे प्राउड, गर्व फील करना। जैसे हम लोग जानते हैं, ये ध्यान है कि साहब है केमिस्ट्री में कार्बन नैनो ट्यूब पे बहुत काम हुआ है और उस समय टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उस पर CNT का कोटिंग थी। हम लोग कहते हैं न्यूटन कंस्ट्रक्टर थ्योरी, न्यूटन का कण का सिद्धांत पार्टिकल थ्योरी बताते हैं, पर उससे पहले बहुत पहले महर्षि कणाद ने कण थ्योरी की बात की थी। बहुत सारी ऐसी
किया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन पे कि हमें गर्व होना चाहिए, जो वास्तव में नॉलेज की बात करें तो हम लोग उनसे बहुत पहले और बहुत आगे थे। इस चीज़ को बस हमें ध्यान रखना है और उसको आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुँचाना है। ये बात सही है कि प्रोपोगेट उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, तो अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा, एकजुटता और एकता। हम लोग जानते हैं यदि हमें कोई भी काम करना हो, किसी भी काम को करना चाहें, तो यदि हम यूनाइटेड हैं, यदि हम एकजुट हैं, तो किसी भी परिस्थिति का सामना हम इजीली कर सकते हैं। यदि हम ये कहते हैं ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये पराया है, तब हो सकता है समस्या हो। यदि एकता और एकजुटता का सूत्र अगर आपने रखा हुआ है, तो मैं मानता हूं कि कोई भी समस्या, विकसित भारत तो मैं समझता हूं जो लक्ष्य 2047 का रखा हुआ है, मुझे तो लगता है धीरे धीरे शुरू हो चुका है। 2047 से पहले ही आप उस श्रेणी में आ चुके होंगे गारंटेड में, मैं ऐसा समझता हूँ। पांचवा, जो माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे कि हम लोगों को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी फोकस करना चाहिए। यदि हर कोई अपने कर्तव्यों पर फोकस करेगा, कर्तव्यों पर ध्यान देगा, तो निश्चित ही यदि कोई भी काम हम जो भी करें वो अच्छा करें और उसको ईमानदारी से और अच्छी तरह से अगर पूर्णता करेंगे, उसको पूर्ण करेंगे, तो निश्चित ही ये मील के पत्थर होंगे। और हम सब एज ए होल, यदि इंडिपेंडेंटली अकेले करते हैं, तो एज ए होल बात करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, रियली आप सब लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, यहाँ बड़े लोग हैं उनसे, उससे ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं सर कि NSS, वैसे तो मंत्री जी अब नहीं है, राष्ट्रीय सेवा योजना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में लगातार जो बच्चे, जो सीनियर बच्चे हैं या यूथ अवार्डी हैं या जो प्रियाजी और आरडी में जाने का जिन्हें मौका मिलता है, उसमें हमारे ऊपर रीजनल डायरेक्टर का बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कृपा रहती है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो यूथ फेस्टिवल हो, चाहे नेशनल एजुकेशन कैंप हो, चाहे एडवेंचर कैंप हो, प्रियाजी और आरडी कैंप हो, हमारे बच्चों की सहभागिता अवश्य होती है। इस चीज़ के लिए मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, PVC साहब की तरफ से भी माननीय रीजनल डायरेक्टर अशोक सोती साहब का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि वो हम लोगों को लगातार, आगरा विश्वविद्यालय के बच्चों को लगातार उनके मन में चिंतन रहता है कि ये बच्चों को हम लोग कहाँ और भेज सकते हैं। और हमारे यहाँ जो NSS के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार, चाहे कोई भी कैंप हो, जो नेशनल लेवल के कैंप हो, उसमें लगातार प्रतिभागिता करते हैं। ये कार्यक्रम में ये जो 2 दिन का जो वास्तव में तो 1 दिन का था, परंतु हम लोगों ने जो शॉर्ट लिस्टिंग का कार्यक्रम कल ही कर लिया था, इसलिए ये कार्यक्रम 2 भागों में बट गया है। कल स्क्रीनिंग हुई थी और आज जो मेन जो सेलेक्ट कर रहे थे, जो बच्चे अच्छे थे, उनको उनके सामने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर और हम लोगों का उत्साह बढ़ाया, बच्चों को मोटिवेट किया है। रियली कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद डॉक्टर रचिता, NSS यूनिट सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा। और शेष कार्यक्रम अगली पोस्ट में देखिए।